निवेश की सफलता के लिए जरूरी है कि आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन हो, एसेट एलोकेशन हो, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट इक्विटी और डेट दोनों तरह के एसेट क्लास में होना चाहिए। क्योंकि कई बार इक्विटी में अच्छी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी होती है, तो कई बार डेट का होना जरूरी हो जाता है, क्योंकि डेट से पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी मिलती है। और ऐसे में म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है बैलेंस एडवांटेज फंड या डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड। तो आज के इस वीडियो में मैं इस पर चर्चा करूंगा और साथ ही इस कैटेगरी से जुड़ा हुआ एक एनएफओ लॉन्च हो रहा है, तो मैं इस एनएफओ को भी रिव्यू करूंगा। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में। दोस्तों, एसबीआई ने एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड का एनएफओ लॉन्च किया है। ये जो बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी है, बेसिकली एक हाइब्रिड फंड की कैटेगरी है और सेबी के अकॉर्डिंग बैलेंस एडवांटेज फंड एक ओपन एंडेड हाइब्रिड स्कीम है और इस कैटेगरी की स्कीम में जो इक्विटी और डेट का एलोकेशन होता है वो डायनेमिकली मैनेज होता है। वैसे तो हाइब्रिड में बहुत सारे फंड्स होते हैं, लेकिन आपके फंड में कितना एलोकेशन इक्विटी में होना चाहिए, कितना डेट में होना चाहिए, ये यूजुअली प्री डिटरमिन्ड होता है। लेकिन बैलेंस एडवांटेज फंड में इक्विटी में एलोकेशन कितना होगा, डेट में कितना होगा, ये फंड मैनेजर तय करेंगे। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अपने बैलेंस एडवांटेज फंड में यह डिसाइड किया है कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट 0 to 100% तक हो सकता है। यानी कि किसी एक वक्त पर हो सकता है कि पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ इक्विटी में हो, या फिर 0 to 100% डेट में हो सकता है, और अप टू 10% REIT यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या इनविट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में भी हो सकता है। वैसे मेरे हिसाब से 100% तक इक्विटी में या 100% तक डेट में इन्वेस्टमेंट करना, ये शायद जो स्कीम का ऑब्जेक्टिव है उस हिसाब से सही नहीं होगा। क्योंकि जब आप बैलेंस एडवांटेज की बात कर रहे हैं तो आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी और डेट का बैलेंस होना चाहिए, ना कि पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट एक ही तरह के एसेट क्लासेस में हो। अभी जो एग्जिस्टिंग बैलेंस एडवांटेज फंड है वहां पर यूजुअली 30 to 80% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है किसी भी वक्त पर, या मैक्सिमम 90% तक भी है। लेकिन 100% तक इन्वेस्टमेंट करना मेरे हिसाब से ये बैलेंस एडवांटेज फंड का जो एक ऑब्जेक्टिव है शायद उसको मीट नहीं कर पाएगा। वैसे मुझे लगता है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड भी ऐसा नहीं करेगा कि पूरा का पूरा पैसा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करे या पूरा का पूरा डेट में करे, लेकिन उन्होंने स्कीम के अपने डॉक्यूमेंट में ये मेंशन किया हुआ है कि यहां पर अप टू 100% डेट में या अप टू 100% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। पोर्टफोलियो डिजाइन करने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 3 टियर का प्रोसेस बनाया है। फर्स्ट टियर में सेंटीमेंट इंडिकेटर, वैल्यूएशंस और अर्निंग ड्राइवर्स के बेसिस पर यह तय होगा कि किस तरह के सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए। उसके बाद टियर 2 प्रोसेस में यह डिसाइड होगा कि किस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट हो, यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, किस तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए या अधिक या कम होना चाहिए, और साथ ही वैल्यू और ग्रोथ किस तरह के स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में शामिल किया जाए। उसके बाद जब एक बार आपके सेक्टर्स का चुनाव हो गया और मार्केट कैप भी डिसाइड हो गया, उसके बाद तय होगा कि किस तरह के स्टॉक्स आपको अपने पोर्टफोलियो में लेने हैं, और उसके लिए कंपनीज के फंडामेंटल्स के आधार पर स्टॉक्स का सिलेक्शन होगा। उसी तरह से कंपनी का कहना है कि डेट पोर्टफोलियो में वो सॉवरेन सिक्योरिटीज या फिर हाई रेटेड सिक्योरिटीज को शामिल करेंगे। ये प्रोसेस के हिसाब से तो काफी अच्छा लगता है, लेकिन क्योंकि बैलेंस एडवांटेज फंड में ये तय नहीं है कि आपको इक्विटी में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, डेट में कितना करना है, और इक्विटी में करना है तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप किस तरह के स्टॉक्स में होगा। तो यहां पर यदि आप किसी एग्जिस्टिंग फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अपना पोर्टफोलियो देखने को मिलेगा और यह मालूम चल जाएगा कि यहां पर इक्विटी में और डेट में कितना एलोकेशन है और साथ ही किस तरह के
स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में जगह मिली है। क्योंकि जब आप किसी लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पता होता है कि मिनिमम 80% एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स में होगा। जब आप मिड कैप या स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पता होता है कि मिनिमम 65% एलोकेशन यदि मिड कैप फंड है तो मिड कैप स्टॉक्स में होगा, यदि स्मॉल कैप फंड है तो मिनिमम 65% एलोकेशन स्मॉल कैप स्टॉक्स में होगा। लेकिन बैलेंस एडवांटेज फंड में यह तय नहीं है, तो यहां पर एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर आपके लिए यह तय कर पाना मुश्किल है कि किस तरह के स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में रहेंगे। एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड का एलोकेशन पूरे असेट का अप टू 20% फॉरेन सिक्योरिटीज या इंटरनेशनल ईटीएफ में भी हो सकता है। तो इन सब बातों के आधार पर मेरी सलाह होगी कि एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करने के बजाय यदि किसी एग्जिस्टिंग बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाए तो शायद वो फायदेमंद रहेगा। साथ ही स्कीम के डॉक्यूमेंट के आधार पर एसबीआई म्यूचुअल फंड अपनी स्कीम में एसडब्ल्यूपी यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। लेकिन दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि यह फैसिलिटी सभी स्कीम में अवेलेबल है, किसी भी ओपन एंडेड स्कीम में, या फिर यदि हम बैलेंस एडवांटेज फंड की बात कर रहे हैं तो आप एग्जिस्टिंग बैलेंस एडवांटेज फंड में भी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान की फैसिलिटी ऑप्ट कर सकते हैं। और साथ ही यदि आप किसी एग्जिस्टिंग फंड में एसडब्ल्यूपी की फैसिलिटी ऑप्ट करते हैं तो वहां पर इमीडिएटली आप विड्रॉल कर सकते हैं, यानी कि जो सिस्टमैटिक विड्रॉल होगा वो इमीडिएट स्टार्ट हो जाएगा। जबकि यदि आप एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड में आप एसडब्ल्यूपी की फैसिलिटी चाहे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली जो भी ले रहे हो, वो पहला विड्रॉल आपका 25 अप्रैल 2022 से इफेक्टिव होगा। तो मेरे हिसाब से एग्जिस्टिंग फंड में आप एसडब्ल्यूपी की फैसिलिटी अपनी जरूरत के हिसाब से इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो फीचर है एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड में एनएफओ के दौरान, मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स के लिए कोई बहुत मायने नहीं रखता है। जहां तक टैक्सेशन का सवाल है तो चाहे एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड हो या कोई दूसरा एग्जिस्टिंग बैलेंस एडवांटेज फंड, यहां पर इक्विटी का टैक्सेशन अप्लाई होता है। हालांकि जैसा मैंने कहा कि इक्विटी एलोकेशन किसी वक्त पर बहुत कम भी हो सकता है। यदि हम बात कर रहे हैं एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड की तो उन्होंने तो कहा है कि इक्विटी में 0 to 100, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो नेट एलोकेशन है वो 0 हो, या फिर यदि हम बात करें किसी एग्जिस्टिंग बैलेंस एडवांटेज फंड की, मान लीजिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, जहां पर 30% to 80% एलोकेशन इक्विटी में हो सकता है। तो मान लीजिए इक्विटी एलोकेशन 65% से कम है, तो उस कंडीशन में आइडियली वहां पर डेट का टैक्सेशन अप्लाई होना चाहिए। लेकिन क्योंकि बैलेंस एडवांटेज फंड में आर्बिट्राज के थ्रू जो ग्रॉस एलोकेशन है उसे 65% के ऊपर ही रखा जाता है, यानी कि अगर नेट एलोकेशन इक्विटी का 65% के नीचे होगा तो आर्बिट्राज के थ्रू यानी कि डेरिवेटिव के थ्रू आर्बिट्राज करके उसे 65% के ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। तो जिसके आधार पर जो टैक्सेशन है वो इक्विटी का टैक्सेशन होगा, यानी कि यदि आप 1 साल से पहले यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो उस केस में 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होगा, और यदि 1 साल तक होल्ड करने के बाद उसके बाद आप यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो वहां पर 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होता है। और ध्यान रहे कि 1 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी कि सारी स्कीम्स को, सारे इन्वेस्टमेंट को मिलाकर आप यदि अपने स्टॉक्स भी रिडीम कर रहे हैं और साथ में आपने म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स को भी रिडीम कर रहे हैं, तो पहले 1 लाख के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है, और उसके बाद जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है इक्विटी शेयर से या इक्विटी म्यूचुअल फंड से या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड से, तो उस पर आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। और साथ ही जैसा आपको पता है कि जब भी आप टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो उसके ऊपर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी अप्लाई होता है। तो अगर नेट बात करें तो 10% बेसिकली 10.40%
हो जाता है। यह भी जानना बहुत इंटरेस्टिंग है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास पहले से ही इस कैटेगरी में एक स्कीम थी जिसका नाम था एसबीआई डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, और इस स्कीम को 2 जुलाई 2021 को एसबीआई डेट हाइब्रिड फंड के साथ मर्ज कर दिया गया। यानी कि एसबीआई म्यूचुअल फंड ने इसी कैटेगरी की एक स्कीम को बंद करके इसी कैटेगरी की दूसरी स्कीम को लॉन्च किया है। तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस कैटेगरी की ये जो नई स्कीम लॉन्च हुई है ये फ्यूचर में कैसा परफॉर्म कर पाएगी। तो दोस्तों, इस कैटेगरी की जो विशेषताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए मेरा सुझाव होगा कि इस एनएफओ को स्किप किया जा सकता है, और यदि आप बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो किसी एग्जिस्टिंग बैलेंस एडवांटेज फंड को कंसिडर किया जा सकता है। हालांकि ये कैटेगरी मेरी बहुत पसंदीदा कैटेगरी है, क्योंकि यहां पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आपको कब बेचना है कब खरीदना है। यहां पर एसेट एलोकेशन मार्केट के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से फंड मैनेजर तय करते हैं, और साथ ही आपको टैक्सेशन के हिसाब से भी यहां पर काफी सुविधा मिलती है। लेकिन फिर भी मेरा सुझाव यही होगा कि आपको इस कैटेगरी के फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी एग्जिस्टिंग फंड को सिलेक्ट करना चाहिए। एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड का एनएफओ 12 अगस्त से लेकर 25 अगस्त 2021 तक ओपन रहेगा, और क्योंकि ये ओपन एंडेड स्कीम है तो एक बार एनएफओ बंद होने के बाद दोबारा से फिर ये सेल और परचेज के लिए ओपन हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ ही वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अपने सवाल सुझाव जरूर पोस्ट करें, और यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ या फिर आपके सवालों के उत्तर के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.